यस पूछिए। अमित जी कैसे हैं सर आप? सर बहुत अच्छा है, बस आप सभी का आशीर्वाद है। अच्छा अमित जी, जहां आज बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों से परेशान होते हैं, उन्हें एक जरिया चाहिए होता है, कुछ ऐसी चीज़ चाहिए होती है जो बुरे वक्त में उन्हें साथ दे जाए, या थोड़ा सा कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा। आपकी जो कोर्स है मोटिवेशनल, वो कुछ इसी तरह से काम करते हैं। थैंक यू सर। आपने कहा कि भाई जब लोग आपसे खफा होने लगे तो समझ लेना आप सही राह पर हैं। ये बहुत पहले से मैं जानता हूं कि तरक्की जब होती है तो उसके बारे में कुछ तो लोग ऐसे होते हैं जो आपके बारे में फिर बातें करने लगते हैं, नेगेटिविटी फैलाने लगते हैं। असल में भी ऐसा कुछ हुआ आपके साथ कभी? सर जीवन में तो इंसान जब बड़ा होता है तो ठोकर से ही होता है, और जब आपका विरोध कहीं हो रहा हो तो ये बात तो तय है कि कहीं ना कहीं आपको भगवान सही रास्ता दिखाने के लिए ये सब चीज़ों का विरोध करता है। क्योंकि मेरा ऐसा एकदम पर्टिकुलर मानना है कि परेशानियां आपके जीवन में इसीलिए आती हैं क्योंकि आप उसको सॉल्व करने का ताकत रखते हो, और आप ही के पास उसका सॉल्यूशन होता है करके ही वो प्रॉब्लम्स आपके पास आती है। और रही बात सर विरोध की, तो अगर आपको अपना प्रचार करना है तो आपको अपने फॉलोअर्स नहीं विरोधक बढ़ाने पड़ेंगे, और जितना बड़ा विरोधक होगा सर उतनी बड़ी जंग जीतने का एक अलग मज़ा होता है। शानदार, ये शानदार बात आपने कही सर कि अगर आपको अपना प्रचार करना है, अगर खुद को प्रमोट कराना है तो आपको प्रचारक नहीं विरोधक बढ़ाने होंगे, और वो विरोध करते हैं। सर बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं क्रिटिसिज्म से, विरोध से, आलोचना से, बुराइयों से, पीठ पीछे की बातों से, गॉसिप्स से, उससे कैसे ओवरकम करें फिर? सर सबसे पहली बात तो मैं लोगों को सिर्फ यही बात बताना चाहूँगा कि वो व्यक्ति कौन है, उसका लेवल क्या है, उसकी सोच क्या है, वो क्रिटिसाइज क्यों करना चाह रहा है। क्योंकि आपके सोच के पहले आपके स्ट्रांग माइंड सेट के सामने वो आपका विरोध नहीं करने की क्षमता नहीं रखता करके वो आपके प्रति विरोध की भाषा यूज़ करता है। वो आपको समाज में वो स्थान दिखाना चाहता है जो वो खुद उपलब्धि से प्राप्त नहीं कर सकता। तो ऐसे लोग ये हमारे लिए प्रचारक ही बन के आते हैं, और कोशिश हमेशा से ये होनी चाहिए कि लक्ष्य से ना भटके, क्योंकि लक्ष्य लोग जो है वो कपड़ों की तरह बदलते रहते हैं। जिस प्रकार से आज हमने कोई ड्रेस पहना और उसको बदल दिया, उसी प्रकार से अगर हम अपने लक्ष्य को अगर जीवन में बदलते रहें तो मुझे नहीं लगता कि आप एक स्ट्रांग माइंडसेट के साथ जीवन के किसी एक पर्यायी रास्ते पर पहुंच पाएंगे, किसी अंत पर पहुंच पाएंगे सर। लेकिन लक्ष्य जो है वो कितना बड़ा या कितना विशाल डिसाइड किया जाए जिसे हासिल करने में बहुत वक्त लग जाए, या फिर जिसके लिए आप पूरी जिंदगी समर्पित कर सकें? सर सबसे पहली चीज़ तो इस दुनिया में कोई चीज़ ईजी नहीं है। बिना समर्पण के आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी, और समर्पण और त्याग की भावना ये आपके मन में हमेशा से रहनी चाहिए। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि सफलता सिर्फ उन्हीं कामों को करने से मिलती है जिन्हें करने का मन नहीं करता। और जब भी जीवन में सफल इंसान वही हुआ है, आपने कभी भी इतिहास अगर देखा होगा तो सफल वही इंसान बनता है जिसके मन में वो काम करने की कभी इच्छा जागती नहीं कि शायद मैं ये कर लूँगा, और वही काम वो कर लेता है सर। हमारे पास कई ऐसे उदाहरण हैं कि जिन्होंने इतिहास में अपना परिचय पूरी दुनिया को कराया है, और कोशिश मैं यही कर रहा हूँ कि इस आधुनिक युग में क्यों ना मैं किसी एक ऐसी चीज़ के साथ चलूँ जिससे पूरे लोगों के पास जो सबसे ताकतवर चीज़ भगवान ने बनाया, जिसे माइंडसेट कहते हैं, आज उसी के ऊपर काम करने का एक अलग सा मज़ा सर मुझ में है। सो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों का टेक्नोलॉजी की तरफ एक रुख मोड़कर उनको टेक्नोलॉजी के बारे में अवगत कराऊं। ये मेरी सोच उनके प्रति एक जागरूक होती है सर। कैसे टेक्नोलॉजी के प्रति अवगत कराऊं या उन्हें प्रेरित करूं, कैसे ये हो रहा है? सर सबसे पहली बात है कि 1940 में 10 रुपये में काम चल जाता था, तब टेक्नोलॉजी नहीं थी। तब आपने देखा होगा कि हमारे पूर्वजों का जो स्तर था कमाने का, उनके पास में सिर्फ एक ही मानसिकता थी कि 10 रुपया है तो मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। लेकिन 20 साल के बाद जैसे ही जीवन 1960 के ज़माने में आता है, हमारे घर के लोगों को आपने देखा होगा कि एक जीरो बढ़ गया, तब उनके माइंड में ये आया कि साला अब तो ज़िंदगी में 100 रुपया बन गया। अब जिसके पास में 100 रुपया है वो व्यक्ति के मन में ये बात क्लियर हो गई कि मैं अगर जीवन में 100 रुपये कमा गया मतलब मैं बहुत बड़ी ज़िंदगी जी लिया। फिर जीवन का एक नया स्तर फिर 1980 में आता है, तब एक जीरो और बढ़ा। तब हमने देखे कि जिसके पास 1000 रुपया होता था वो व्यक्ति ज़िंदगी बहुत अच्छी काटता था। उस समय का कमाई का स्तर बहुत कम था, जहाँ कमाई के सोर्सेज बहुत कम थे वहाँ 1000 रुपये भी उस समय में मायने रखते थे। लेकिन जब 2000 का ज़माना आया और एक ज़ीरो बढ़ा, तब हम 4 अंकों में आए सर। तब हमारे भारतीय संस्कृति के हिसाब से वो बाप ऋणी मानता था अपने आप को, और अपनी लड़की की शादी ऐसे व्यक्ति से करता था जिसकी इनकम 10,000 रुपये महीना है। और जिस व्यक्ति की
इनकम 10,000 रुपये महीना होती थी, वो व्यक्ति अपनी और अपने पूरे परिवार की परिभाषाओं को लेके चलता था। लेकिन सबसे अच्छी बात हमने देखा 2000 के ज़माने में, जब कोरोना जैसी बीमारी ने हमको घेरा, अब आवश्यकता ऐसी थी सर कि आज 1 ज़ीरो और बढ़ा, आज 1 लाख रुपए महीने की आवश्यकता पर व्यक्ति को है। आज अगर आपकी खुद की कमाई अगर 1 लाख रुपया महीना नहीं है और आपकी उम्र 1960 के हिसाब से अगर देखा जाए तो आज अगर 40 से 50 साल की हुई है तो सर हमारे भारतीय संविधान के हिसाब से और हमारे जीआर के हिसाब से 58 साल के व्यक्ति की रिटायरमेंट हो जाती है। जब 50 साल का व्यक्ति आज भी अगर 1 लाख रुपए महीना नहीं कमाता सर, तो मैं अपने बच्चों का फ्यूचर देखता हूँ, मैं अपने भारत के लोगों का फ्यूचर देखता हूँ कि 2040 में उनके पास 10 लाख रुपए महीना कहाँ से रहेगा। क्या मैं प्रॉपर्टी बेचकर लोगों को 10 लाख रुपए महीना दिलाऊं? क्या मैं गोल्ड बेचकर लोगों को पैसा दिलाऊं? क्या कोई ऐसी चीज़ जिसके वजह से मुझे एक इनकम का स्रोत हर महीना बने? सर वो मुझे नहीं लगता कि नौकरी से पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि एक एज में आकर ये चीज़ कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। लेकिन सर टेक्नोलॉजी नाम की चीज़ ने आज आप देख सकते हैं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इनकम टैक्स पेयर अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी के वजह से। इसलिए मैं आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में डॉक्टरेट कंप्लीट करके मैं इसको निःशुल्क भाव से उन लोगों को जो अपना इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर डालते हैं उन्हें सर मैं ये सिखाना निःशुल्क भाव में अपनी एक जिम्मेदारी समझता हूँ कि मेरा भारत तभी सुरक्षित हो पाएगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जैसा आपने बताया, क्या ये चीज़ है क्या हिंदुस्तान के लिए कम से कम ये नई चीज़ है? सर देखिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी जनसंख्या का देश है, आज माना जाए तो चाइना के बाद अगर वर्ल्ड का सबसे बड़ा पॉपुलेशन है तो हमारा भारत है। और हमारे भारत में आज अगर किसी एक जगह के लिए, सिर्फ एक स्थान के लिए आप देखते हैं कि लाखों बच्चे इंटरव्यू के माध्यम से वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करते, लेकिन स्थान 1 या 2 होने के कारण सर वो चीज़ों के सपने वो पूरे नहीं कर पाते। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसा आधुनिक स्तर है जहाँ पर आप अपने सपनों को अपने लेवल पर पूरा कर सकते हो। सर एक ऐसा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, आप देख सकते हैं कि जहाँ से सीखने के बाद एक डिसेंट्रलाइजेशन का फॉर्म आता है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको अपने खुद के सपने पूरे करने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब हमने देखा सर कि सेंट्रलाइजेशन का ज़माना है, हमारा देश आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है, एक सक्षम नेतृत्व है जो सेंट्रलाइज्ड रूप से हमारे देश को बहुत ताकत से चलाने की कोशिश कर रहे हैं और आज पूरे वर्ल्ड में उनका अपना नाम बना है। लेकिन सर पूरे डिसीजनों को लेने के लिए महामहिम की ही आवश्यकता पड़ती है, वो हो गया एक सेंट्रलाइज्ड पार्ट। लेकिन मुझे मेरे सपनों को, मुझे मेरे एम को और मुझे मेरी सक्सेस को पूर्ण करने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही हो सकता है। क्योंकि यह आधुनिकीकरण आपके अपने सीक्रेट्स को किसी और के सामने रखने का अधिकार नहीं देता। इसलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इस सदी की, इस युग की सबसे सिक्योर्ड और स्ट्रांग टेक्नोलॉजी है सर। जब बात की जाए कि ब्लॉकचेन से क्या हमारा जो भविष्य है, क्या फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग हो सकता है तो कैसे स्ट्रांग हो सकता है कि हम अपने सारे सपने और अपने बच्चों के जो है सपने वो पूरे कर सकें? सर देखिए, मैं इसके ऊपर में छोटा सा विषय ही बता सकता हूँ कि हमारा भारत एक छोटी सी चीज़ पे चलता है जिसे हम रुपया कहते हैं। आज रुपये का अगर स्तर देखें तो जब से हमने होश संभाला है, जब से हमें समझता है, तो रुपया ये अपनी वैल्यू को ना बढ़ाता है ना घटाता है। अगर 20 साल पहले 100 रुपये की नोट थी तो आज भी 100 रुपये की नोट है। लेकिन उस 100 रुपये में अगर मैंने यहाँ से 20 साल पहले 1 एकड़ जगह खरीदी होती और मैंने आपको कहा होता कि सर मैं आपको आज 100 रुपये देता हूँ, तो क्या आप मुझे 1 एकड़ जगह देते? तो आपका सवाल होता सर मैं नहीं देता, क्योंकि हमारे पैसे की तो वैल्यू वही है। इसीलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज क्रिप्टो नाम की चीज़ जो इस दुनिया में जन्म ले चुकी है, उसको हमारे भारत में एक क्रिप्टो एसेट के जैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं, जिस पर आपको टैक्सेशन देना भारतीय संविधान का अधिकार बनता है। ऐसे सूत्रों को लेकर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के तत्वाधान में क्रिप्टो को एक एसेट्स के रूप में हमारे देश में मान्यता मिली है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का और माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मनपूर्वक स्वागत करता हूं और उनके डिसीजन का मैं इसीलिए स्वागत करूंगा सर, क्योंकि हमारे इंडिया में, हमारे भारत में सबसे कम अगर कोई चीज़ है तो वो है रोजगार। और यहाँ पर आत्मनिर्भर बनने का इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से सबसे सुनहरा अवसर आज के दुनिया में सबको मिला है। तो मैं इस टेक्नोलॉजी को सबसे सुरक्षित
और सबसे बेस्ट और आने वाले युग के लिए, आने वाले बच्चों के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी मानता हूँ सर। डॉक्टर अमित चौधरी साहब, ऐसा है कि क्रिप्टो को लेकर बहुत सारी सवाल हैं, लोगों के मन में डर है कि भाई इसका हिंदुस्तान से नहीं कहीं और किसी देश से चलता है, कहाँ से चलता है कोई जानता नहीं है, और हमारे पैसे कहीं डूब ना जाएं, हम इसमें पैसे लगाएंगे हमारे पैसे डूब जाएंगे, एक दिन ये भाग जाएंगे, गायब हो जाएंगे, ऐसे भी सवाल लोगों के मन में होते हैं, उनका क्या जवाब देते हैं आप? सर देखिए, मैंने आपको अभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, लेकिन ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कितने प्रकार की है, पहले तो हमको वो प्रकार समझना जरूरी है। आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी 4 प्रकार की है। सबसे पहला आता है सर प्राइवेट ब्लॉकचेन, दूसरा आता है पब्लिक ब्लॉकचेन, तीसरा आता है हाइब्रिड ब्लॉकचेन, और चौथा आता है सर कंसोर्टियम ब्लॉकचेन। अब प्राइवेट ब्लॉकचेन वो है जिस प्रकार से आप अपने मोबाइल में व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, और आपने देखे होंगे कि आप व्हाट्सअप पर एक ग्रुप बनाते हैं जिसमें आप अपने पसंदीदा लोगों को उस ग्रुप में लेते हैं, जब चाहे तब उनको रखते हैं, जब चाहे तब निकालते हैं। बोलने का मतलब यही है कि जब कभी भी धोखा होता है क्रिप्टो में या ब्लॉकचेन में, वो सिर्फ इसीलिए होता है कि कोई कंट्रोल एक व्यक्ति कर रहा है। अब जो किसी भी चीज़ की कंट्रोलिंग किसी एक व्यक्ति के हाथ में रहेगी तो वहाँ 100% धोखा होने के चांसेस है, स्कैम होने के चांसेस है। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की सबसे स्ट्रांग अगर कोई चीज़ है तो सर वो है पब्लिक ब्लॉकचेन, और इसका संपूर्ण रूप से उदाहरण है बिटकॉइन, और संपूर्ण रूप से उदाहरण है सर इथेरियम, जिन्होंने पूरे दुनिया को पिछले 9 साल से 11 साल के बीच में ये दिखा दिया कि हम आधुनिक तौर पर, टेक्नोलॉजी के तौर पर इतने बड़े हो चुके हैं कि शायद आज लोगों को उनको खरीदना भी बहुत मुश्किल सा हो गया है। उसका प्रमुख कारण यही है क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रांग है। आज हम मोबाइल यूज़ करते हैं सर, आज हम व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, व्हाट्सअप पे क्या है, क्रिप्टोग्राफी लगी हुई है, इसलिए मुझे अपना मैसेज इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी देश में भेजने के लिए किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती, क्योंकि पीयर टू पीयर होने के कारण और इनक्रिप्टेड होने के कारण सिर्फ मैं जिसको भेज पा रहा हूँ वही इस चीज़ को देख पा रहा है, किसी तीसरे व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और यहाँ स्कैम्स और धोखे हमारे देश में इसलिए होते हैं सर क्योंकि हमारे देश में किसी भी चीज़ के लिए हम मध्यस्थी ढूंढते हैं, गारंटर ढूंढते हैं, वारंटर ढूंढते हैं, और मेरा ऐसा मानना है सर जहाँ ज़िंदगी में किसी भी प्रकार का एक्सपेरिमेंट न हो वहाँ पर आपको धोखा ही मिलेगा, क्योंकि आपकी ग्रेविटी और आपकी फोर्सेस आपको कुछ करने में अलाउ नहीं करती। इसलिए ये टेक्नोलॉजी सबसे आधुनिक और सुरक्षित है, यहाँ स्कैम होने का सवाल नहीं उठता। जैसे मैं इस देश के लोगों को देखता हूँ सर कि आज आपके भी जेब में 500 की नोट होगी और यहाँ उपस्थित सभी लोगों के जेब में 500 की नोट होगी। क्या मेरा आपको एक सवाल, इसका आंसर आप दे पाएंगे सर, और वो है कि क्या 500 की नोट असली है या नकली है, इसका ज्ञान आपको है? अगर ये बात मैं आपसे पूछता हूँ तो आप बोलेंगे अमित जी शायद मुझे नहीं है। तो सर हमको आज भी जिससे हम व्यवहार कर रहे हैं उसकी असलियत और उसकी नकलियत जानने के लिए हमारे पास कोई सोर्सेस नहीं है, लेकिन इतने अच्छे सोर्सेस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के आपके पास है, तो सर ऐसा सीखने का मजा मैं क्यों न लूँ। और मेरी करेंसी ये तो किसी के हाथ में है। शायद देश में हमने इसका अनुभव लिया है 2016 में, जब माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हमारे 500 और 1000 की नोट हमें बंद होती दिखी, तब 500 की नोट फिर से नहीं आई इस दुनिया में। लेकिन देखा गया सर कि पुरानी 500 की नोट और नई 500 की नोट की वैल्यू सेम ही थी, सिर्फ कलर चेंज हुआ। क्या उनकी वैल्यू बदली? नहीं बदली सर। तो एसेट्स में हम देखते हैं कि हमारी अगर वैल्यू फ्लक्चुएट नहीं होती, हमारी एसेट्स में कोई वैल्यू बढ़ती और घटती नहीं, तब तक के सर हमारी सोर्सेज भी नहीं बढ़ती, ना हमारी एबिलिटी बढ़ती है। डॉक्टर अमित चौधरी, मेरे को सवाल आपसे पूछना, आपने कहा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आप लोगों को फ्री का ज्ञान देंगे, उन्हें बताएंगे, सिखाएंगे, उन्हें ट्रेन करेंगे। अगर मैं एक नॉर्मल पढ़ा लिखा आदमी या अब बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी, मैं इसमें जानना चाहता हूँ, अगर मैं इसमें दिलचस्पी सिखाऊँ, अगर मैं आपसे सीखना चाहता हूँ ताकि मेरा भविष्य जो है वो सुरक्षित हो, तो कैसे होगा? मैं आप तक कैसे पहुँचूंगा या आप मुझे कैसे सिखाएंगे? सर इसके लिए सबसे सिंपल सी बात है कि आपको किसी प्रकार का एजुकेटेड होने की आवश्यकता नहीं है। सिस्टम कभी भी ये नहीं बोलता, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी कभी ये नहीं बोलती कि आपका एजुकेटेड होना जरूरी है। सबसे सिंपल सा मार्गदर्शन ये है कि आपके मन ने आपको ये चीज़ का आंसर दिया कि मुझे ये चीज़ सीखनी है, आपका इंटरेस्ट है, आप मुझे जूम के माध्यम से, स्काइप के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से, या पर जहाँ पर भी मेरी ट्रेनिंग्स होती है वहाँ पर आप निःशुल्क इस सेवा को ले सकते हैं। मेरा सर एक ही एम है कि जिस प्रकार से लोगों को मोबाइल में इंटरेस्ट है, लेकिन मोबाइल
किस टेक्नोलॉजी से बना है, कैसा बना है, उसके ऊपर कोई जानकारी नहीं है। लोग तो सिर्फ डुप्लीकेसी के माध्यम से, यार मेरे दोस्त के पास ये मोबाइल है तो ये मेरे पास होना चाहिए, ये दृष्टिकोण से लेते हैं सर, लेकिन उसके अंदर की टेक्नोलॉजी को सुनना पसंद नहीं करते। बस उसी प्रकार से सर मैं लोगों तक इस टेक्नोलॉजी को इसलिए पहुंचाने के लिए इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि आने वाला समय मात्र और मात्र ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का है। क्योंकि इंटरनेट से भी अगर कोई पावरफुल चीज़ इस दुनिया में है तो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसके मार्गदर्शन में आपने देखा होगा कि एशिया के सबसे बड़े अगर इनकम टैक्स पेयर अगर आज कोई है तो मात्र और मात्र ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के वजह से ही है। तो सर आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जब भी दिल से याद करेंगे सर, आपको इंटरेस्ट है, हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में पूरा निःशुल्क रूप से अवगत कराने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर अमित, क्या पैसे लगाने की भी ज़रूरत होती है? कोई मिनिमम अमाउंट है जो हमें लगाना होता है? सर एक तो सिंपल सा आंसर मैं आपको दूंगा कि ये कोई खरीद फरोख्त का बिजनेस नहीं होता है। ये होता है वैल्यू के अगेंस्ट में वैल्यू का लेन देन। मैं एक छोटी सी बात जो दुनिया के एक माइंड में बैठ चुकी है कि मैंने प्रॉपर्टी खरीदा, मैंने प्रॉपर्टी परचेज किया, सर ये मेरे हिसाब से गलत सवाल है। क्यों? क्योंकि वैल्यू के अगेंस्ट में वैल्यू का एक्सचेंज होता है। ठीक है। तो पैसे के अगेंस्ट में अगर आपने एसेट्स लिए तो वैल्यू के अगेंस्ट में वैल्यू सिर्फ एक्सचेंज हुई। अगर हम इस सवाल को लेकर चलेंगे सर कि आपने इसमें खरीद फरोख्त की, तो मेरा ऐसा मानना है कि खरीद फरोख्त का ये धंधा नहीं होता है। ये बिजनेस है टेक्नोलॉजी को एक्सटेंड करने का, टेक्नोलॉजी को सीखने का, अपने एसेट्स को वैल्यूएबली अपने पास रखने का और उसके माध्यम से एक वैल्यूएबल चीज़ को दूसरी वैल्यूएबल चीज़ से एक्सचेंज करने का। आपने देखा होगा सर कि आपके पास में अगर कैश पड़ा है, आपके पास में अगर प्रॉपर्टी खरीदने की इच्छा है, तो आप अपने कैश के अगेंस्ट में प्रॉपर्टी लेते हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो बात होती है वैल्यू के अगेंस्ट में वैल्यू का एक्सचेंज होना, खरीद फरोख्त नहीं होना। सो हम लोगों से मुंह से सुनते हैं इन्वेस्टमेंट, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये एक प्रकार का एक्सचेंज है जिसमें आपने देखा होगा कि आज अगर उसकी वैल्यू 2 रुपया है तो लोग ज़्यादा रखेंगे, और अगर कल उसकी वैल्यू 250 है तो लोग उसको बेचेंगे। जो हम फिजिकली गोल्ड के इस मार्केट में देखते आ रहे हैं। अगर मेरे पास 20,000 का सोना मैंने कभी लिया हो और आज अगर गोल्ड की वैल्यू 50,000 है सर, तो ये मेरा बेचने का समय है, खरीदने का नहीं। बिल्कुल। तो इसी प्रकार से सर आप अपने डिजिटल एसेट्स को मार्केट के अंदर में लेन और देन की भाषा को अगर साइड में रखते हैं तो एक्सचेंज की भाषा इस पर्याप्त टेक्नोलॉजी के लिए बहुत परिपूर्ण है। जो हम टच फील करते हैं ना, जिसको हम टच फील करते हैं उसको फिएट बोलते हैं, और जो हम अपने वैलेट में लेते हैं उसको हम डिजिटल करेंसी बोलते हैं। तो हम अपनी फिएट की वैल्यू को डिजिटल वैल्यू में एक्सचेंज करने का काम करेंगे तो यहाँ पर खरीद फरोख्त नहीं होती सर, इट इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सचेंज। और जब मेरा आपसे लेन और देन एकदम सीधा सीधा हो चुका है तो सर लाइबिलिटी नाम की चीज़ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किसी पर नहीं रखती है। इसलिए शायद पूरी दुनिया आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की दीवानी है, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसा है कि मुझे अपना खुद का परिचय पूरी दुनिया में करने का एक मौका इसके माध्यम से मिला है सर। ठीक है। आप कुछ जो अगर कुछ ऐसा जो मैंने नहीं पूछा जो मेरे से छूट गया, इफ यू वांट टू ऐड देन प्लीज। सर इसमें बस मैं एक छोटी सी बात युवाओं के लिए बोलना चाहूँगा कि आज ज़माना आधुनिकीकरण का है, टेक्नोलॉजी का है। समय के हिसाब से अपने एसेट्स को, अपनी वैल्यू को अपने खुद के कंट्रोल में रखें सर। आज किसी को पता नहीं था कि कोरोना नाम की बीमारी भी इस देश में आएगी। आज देश दुनिया को हमने बिना किसी गलती से घर में बैठते हुए देखा। क्या हम उस दिन अपनी वैल्यू को बना पाए? नहीं। तो हमें काम क्या आया सर? हमको काम में आया सिर्फ हमारा डिजिटलाइजेशन। काश अगर मेरे परिवार का कोई सदस्य विदेश में होता और वो कोरोना से ग्रसित होता तो शायद मैं यहाँ से अपनी करेंसी को एक्सचेंज करके वहाँ तक नहीं पहुँचा पाता सर, क्योंकि यहाँ की सभी सुविधाएं बंद हो चुकी थी। लेकिन जहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होने के कारण मात्र कुछ सेकंडों में ही मैंने अपने टोकन्स को, अपने कॉइन्स को बहुत सरलता से विदेश में भेजा, जिसके वजह से मैं अपने परिवार के सदस्य को बचा पाया। ऐसे कई लोगों के मुंह से इस प्रकार की बातें सुन के सर मैं प्रेरित हुआ। मैंने कोरोना के समय पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जैसी चीज़ों पर पढ़ना शुरू किया, और आज मुझे गर्व है कि मैं अपनी देश की सेवा के लिए इसमें एक डॉक्टरेट की डिग्री को लेकर लोगों तक निःशुल्क भाव से पहुंचना चाहता हूं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा सर, प्रयास वो नहीं कि हम कमाने के लिए करें, प्रयास वो होता है कि जो हमारी नॉलेज को बड़ा करता है। और अगर आपने अपनी नॉलेज को जितना ज़्यादा बड़ा किया, हो सकता है कि इस देश का सबसे आखिरी व्यक्ति आपसे परिचित हो और आपको वो दुआ मिले जो आप अपने मन में लेकर चलते हैं।
बस इन्हीं शब्दों से सर मैं आप तक की यही मैसेज पहुंचाना चाहता था कि कोशिश करिए कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बने। धन्यवाद सर। थैंक यू डॉक्टर अमित चौधरी, थैंक यू।